EP21 सुअटेली माँ का ज़हर। मॉम, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उस घर में वापस नहीं आ रही। अब इस बारे में भूल जाइए, श्रेया ने कहा। फोन के अंदर से उसकी सौतेली माँ उसको देख नहीं सकती थी, इसलिए वो ज्यादा गुस्से में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने श्रेया को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, श्रेया, मैं भी तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये सब कर रही हूँ न। उस परिवार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं है। माना कि वो बेवकूफ मंदबुद्धि है, लेकिन कम से कम उसका फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा है। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम उस घर की छोटी बहू बन जाओगी और जो चाहे वो खरीद पाओगी। उसकी फैमिली तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। ऊपर से तुम्हारा पति भी पागल है, वो भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो घर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। श्रेया ने गुस्से में नाक से आवाज करते हुए कहा, अगर वो परिवार और रिश्ता इतना ही बढ़िया है तो आप रिया की शादी वहां क्यों नहीं कर देती? क्योंकि उनको रिया ज्यादा अच्छी नहीं लगी, उसकी सौतेली माँ ने कहा। लेकिन असल में वो मन में सोच रही थी कि अपनी बेटी की शादी उस पागल से कर दूं। उसका रिश्ता मैं बहुत अच्छे खानदान में करूंगी। इस तरह के परिवार में वो कैसे शादी कर सकती है भला? श्रेया ने गुस्से में कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं किसी के घर की बहू बनने में। मैंने किसी को बोल दिया है, घर से मेरा सामान लाने को। मैं दोबारा कभी भी सिंघानिया हाउस में नहीं आऊंगी। श्रेया को अपनी बात पर अड़े देखकर उसकी सौतेली माँ ने तुरंत अपनी आवाज तीखी करते हुए कहा, श्रेया, क्या तुम सच में सिंघानिया परिवार से सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? ठीक है, लेकिन पहले मेरे सारे पैसे वापस करो जो बचपन से खर्च किए हैं। मैंने इतने बड़ा किया है और अब जब तुम्हारे पर निकल आए हैं तो तुम घर छोड़ना चाहती हो। हैरान होकर श्रेया ने कहा, ठीक है, मैंने सारी जिंदगी नौकरों की तरह आप लोगों के काम किए, उसके लिए मुझे भी शायद बहुत पैसे मिल जाने चाहिए, लेकिन आपने मुझे रहने के लिए जगह दी। मैं मेहनत करके पैसे कमाकर आपके पैसे लौटा दूंगी। तुम श्रेया, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में जानती नहीं हूँ? तुम रिया के प्रोडक्शन हाउस इसीलिए गई ना क्योंकि तुम अब भी रिया से आगे निकलना चाहती हो और राहुल का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। मॉम, आपका दिमाग बहुत ज्यादा ही सोच रहा है। श्रेया ने कोई सफाई देने की कोशिश तक नहीं की। उसकी सौतेली माँ ने उसे डांटते हुए कहा, खुद को एक बार देख क्यों नहीं लेती? तुम रिया की छोटी उंगली के बराबर भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि राहुल तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अगर सच में ये तुम्हारी सोच नहीं तो तुरंत नाटक का हिस्सा बनने से मना कर दो। श्रेया अब और नहीं सुन सकती थी। उसने चिल्लाते हुए बोला, अब साफ साफ सुन लो, ये मेरा काम है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। श्रेया ने उनको दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दिया। और अगर आप इतना ही डरती हैं कि मैं राहुल को रिया से छीन लूंगी तो आप अपनी बेटी को सुंदर बनाने पर ध्यान दो। मुझे किस बात की धौंस दिखा रही हो? श्रेया ने इतना कहकर फोन नीचे पटक कर रख दिया। जब उसने अपना सर दोबारा ऊपर किया तो अपने सामने कबीर को खड़ा देखा। उसकी आंखें गहरी और काली किसी समुद्र की तरह थीं। श्रेया के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसको बहुत अजीब है। उसने कहा, तुम चलते वक्त कोई आवाज क्यों नहीं करते? बिना आवाज किए चलना बेसिक तमीज होती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकता ना, बिना मतलब के आवाज करते रहना पूरा टाइम। कबीर अपने एलिगेंट पोस्चर के साथ अंदर आ गया। श्रेया ने हताश होकर कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम ही हो इस दुनिया के सबसे तमीजदार इंसान और मैं सबसे बदतमीज। शुक्र है भगवान का कि हम आज नहीं तो कल डिवोर्स ले लेंगे, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी अगर मुझे सारी जिंदगी कोई पूरा टाइम शिक्षा देता रहेगा और नीचा दिखाता रहे।
अपने हाथ अपनी कमर के पीछे पकड़े हुए कबीर ने कहा, ये तो सच है। क्या डॉट? श्रेया ने पूछा, यही कि मैं इस दुनिया का सबसे वेल मैनर्ड इंसान हूं और तुम सबसे बदतमीज। ये तो बिल्कुल सच है, कबीर ने कहा। श्रेया ने उसको घूरा। उसके बाद उसने एक सांस छोड़ी और फिर वो एक लड़की की तरह छोटे छोटे कदम लेकर आगे चलने लगी। उसको इस तरह देखकर कबीर बस हंस ही दिया था। श्रेया वापस पीछे मुड़ी और उसको पूछा, कैसी लगी तुम्हें अब मेरी चाल? ये ठीक थी? क्या मैं अच्छे से चल पाई? बेवकूफ, कबीर ने कहा। इतनी बेवकूफ होने के चलते ही तुमने गलत इंसान को ड्रग दे दी। हमने कहा था न कि इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। श्रेया का चेहरा गुस्से से सूज रहा था। कबीर उसको कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो खुद को कुछ और पूछने से रोक नहीं पाया। क्या वो राहुल को तुम पसंद करती हो? श्रेया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एकदम से गायब हो गई। उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत गहरे दुख में है। तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि तुम अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे हो कि वो किसको पसंद करती है? नहीं डॉट, उसने कहा। श्रेया इसके आगे कुछ नहीं कह सकती थी। ठीक है, हाँ दरअसल मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि तुम वैसे भी उसको नहीं जानते। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि जिसे वो पसंद करते हैं वो भी उसको वापस पसंद करें। वो और मैं बचपन के दोस्त कहे जा सकते हैं, लेकिन अफसोस जो इंसान उसे हमेशा से पसंद था वो मैं नहीं, मेरी बहन रिया थी। जब श्रेया ने वापस अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें कबीर की आंखों से मिली। उस वक्त उसको ऐसा लगा कि जैसे कबीर उसके अंदर तक झांक सकता है। कबीर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उसको पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसको पाना? क्या मतलब है तुम्हारा? श्रेया ने हैरान और कंफ्यूज्ड होकर कहा, जो तुमने सुना मेरा वही मतलब है। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करे और तुम्हारे साथ रहे। कबीर की आवाज में थोड़ी अकड़ थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? श्रेया ने कहा। कबीर ने जवाब दिया, उदाहरण के तौर पर मैं उसे तुम्हारी बहन से सगाई करने से रोक सकता हूँ। मैं उस पर दबाव डाल सकता हूँ कि वो उसे छोड़कर तुम्हारे साथ रहे। रहने दो, फिर भूल जाओ। श्रेया ने जल्दी से कहा, ऐसा क्यों नहीं करते कि जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करा दो, ताकि मुझ पर ये फालतू के इल्जाम हट जाएं। मुझे इतना अजीब लगता है जब सब मुझे ऐसी नजरों से देखते हैं कि मैं उसे रिया से अलग करना चाहती हूँ। कबीर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह भी हो सकता है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम ऐसा चाहती हो? कबीर की तरफ देखते हुए श्रेया ने फटाक से कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। क्या एक शादीशुदा औरत से इस तरह की बातें करना अच्छी बात है? कबीर ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये शादी मैंने करवाई है, तो तुम बदले में जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पैसों के अलावा इसको भी मैं कंपनसेशन का हिस्सा मानूंगा। असलियत में प्यार बस जिंदगी का एक हिस्सा है। मेरी इससे बड़ी इच्छा है कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकूं और खुद में सुधार ला सकूं, करियर वाइज। इस तरीके से मैं बेहतर लोगों ऐसी मिल पाऊंगी। और रही बात राहुल की, तो उस वक्त तक वो बस मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होगा। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसको जिंदगी में कोई एक इंसान ऐसा न मिला जिसे वो पसंद करता हो लेकिन पा ना सका हो? मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला, कबीर ने बड़े आराम से कहा। फाइन। श्रेया ने उसको ये सब कहते हुए देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो सच कह रहा है। श्रेया ने कहा, मैं पहले जाकर नहा लेती हूँ। ठीक है, लेकिन कभी भी तुम अगर अपना फैसला बदलने की सोचो तो मुझे बता देना। जरूर। थैंक यू। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि जो भी हो कबीर उसकी मदद ही करना चाह रहा है।
कोई बात नहीं, आखिर मैं पति हूँ तुम्हारा, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचना, श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी पत्नी के लिए अगला पति ढूंढने में कबीर तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसकी मुस्कान देखकर एक पल के लिए कबीर की नजर उसी पर रुक गई। फिर उसने दोबारा अपनी नजरें फेरी और कहा, सही कहा तुमने, मैं तुमसे किया हुआ हर वादा पूरा करूंगा। श्रेया का दिल एकदम तेजी से धड़का जब कबीर इस तरह की बातें कर रहा था कि वो अपना हर वादा निभाएगा। कबीर उसे एक बहुत ही अच्छा इंसान फील हो रहा था। EP 22 उदासी। श्रेया नहाने के लिए बाथरूम गई और उसने अपने कपड़े उतारे। यहाँ का बाथरूम उसके घर के लिविंग रूम से भी बड़ा था। जो बाथटब था वही इतना बड़ा था कि उसमें कोई स्विमिंग कर ले, लेकिन वो उसे बहुत कम इस्तेमाल करती थी क्योंकि उसको उस टब की आदत नहीं थी। उसने देखा कि आज नौकरानी ने पहले ही टब को गर्म पानी से भर दिया था जिसमें से अभी भी भाप निकल रही थी। उसने अपने कपड़े उतारे और ध्यान से टब में पैर रखा। जब वो पानी में पूरी तरह से डूब गई तो उसको काफी आराम मिला। फिर उसको अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ गई और फिर कबीर की। राहुल रिया से शादी करने वाला था। श्रेया पहली बार राहुल से स्कूल में मिली थी। वो ड्रम का लीडर था और श्रेया उस टीम में एक ड्रमर। चोट लगने की वजह से एक बार वो श्रेया को घर छोड़ने आया था। उस वक्त वो काफी पतला और कमजोर होता था। फिर भी श्रेया के हल्के से भारी शरीर को उसने पीठ पर उठाया और घर तक लेकर आया। जब तक वो लोग सिंघानिया हाउस पहुंचे तब तक राहुल पसीने से तरबतर हो चुका था। ये बात श्रेया के दिल को छू गई। उस वक्त उसको लगा था कि ये इंसान पूरी दुनिया में उसको सबसे अच्छे से ट्रीट करता है। उस वक्त वो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे। जब सिंघानिया परिवार को पता चला कि राहुल ओबरॉय परिवार का छोटा बेटा था तो वो उसे घर पर खेलने के लिए बुलाने लगे। इस तरह वो रिया से मिला। वो बाथटब में बहुत देर तक डूबी रही। उसका शरीर इतना सुस्त हो गया कि उसको नींद आने लग गई। जब वो उठी तो उसको एकदम से चक्कर आ गए और वो धड़ाम से वापस बाथटब में गिर गई। जोर से पानी छलकने की आवाज हुई। कबीर को जब पानी की आवाज सुनाई दी वो भागकर अंदर आया। उसने दरवाजा खोल कर देखा तो श्रेया बाथटब से बाहर आने की बहुत कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था और वो बीमार लग रही थी। हैरान परेशान होकर कबीर ने सब कुछ एक तरफ किया और जल्दी से उसको बाहर खींचने के लिए भागा। डूबते को तिनके का सहारा। श्रेया ने जल्दी से अपनी बाजुओं से कबीर की गर्दन पकड़ ली। उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था और जब कबीर ने उसको उठाया तो उसके सारे कपड़े गीले हो गए। लंबे कदम लेता हुआ कबीर तेजी से श्रेया को बाथरूम के बाहर ले गया और बेड पर लिटा दिया और उसके चेहरे को थपथपाया। श्रेया, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ श्रेया, उठो। श्रेया ने एकदम से हांफते हुए सांस ली। उसको धीरे धीरे होश आने लगा। उसके सामने कबीर खड़ा था जो कि बहुत परेशान लग रहा था। उसका दिल अचानक से उसे इस तरह देखकर जोर से धड़का। मैं ठीक हूं, मुझे बस थोड़े चक्कर आ रहे हैं, उसने अपने हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा। तुम कर क्या रही थी? कबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो इसलिए क्योंकि मैं आज से पहले कभी बाथटब में नहीं नहाई। आज मेरा मन कर गया बाथटब इस्तेमाल करने का, लेकिन फिर मैं कुछ ज्यादा ही देर तक उसमें पड़ी रही। मुझे अंदर हल्के हल्के से चक्कर आ रहे थे, लेकिन खड़े होते ही इतना ज्यादा हो जाएगा मुझे नहीं पता था। ओह, तो असल में ये हुआ था। कबीर की चिंता काफी हद तक कम हो गई। उसका शरीर ज्यादा देर गर्म पानी में रहने से गुलाबी हो गया था और उसकी बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी और इस वक्त पर ध्यान न देना लगभग नामुमकिन था।
कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसको अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस हुआ। जबरदस्ती उसने अपनी नजरें श्रेया से हटाने की कोशिश की और उस पर कंबल डाल दिया। श्रेया को भी लगा कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसका चेहरा इतना ज्यादा लाल हो गया था कि मानो अभी खून बह जाए। उसने जल्दी से कंबल को जोर से पकड़ा। उसका दिल बहुत तेज और बहुत जोर से धड़क रहा था। तुम कभी बाथटब में नहीं नहाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि थोड़ी देर पानी में रहने से ही तुम बेहोश हो गई, कबीर ने हैरान होकर कहा। श्रेया ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह पैदाइशी अमीर नहीं होता। जब मैं सिंघानिया हाउस में थी तो मैं पूरा टाइम नौकरों के कमरे में रहती थी। वहां पर मेरे लिए बाथटब नहीं था। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अब तुम ठीक हो? श्रेया ने उसकी तरफ देखा और कहा, पीछे मुड़ो, मुझे कपड़े पहनने हैं। कबीर पीछे घूम गया। मुझे जो देखना था मैं पहले ही देख चुका हूं। तुम। श्रेया का छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सूझने लगा। उसने बिजली की तेजी से अपने कपड़े पहने। तब जाकर उसको थोड़ा सुकून मिला। कबीर वापस श्रेया की तरफ मुड़ गया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। उसके होंठ हल्के से मोटे हो गए थे। जब वो तौलिए अपने बाल सुखा रही थी तो उसके बालों से होते हुए पानी की बूंदें उसकी सफेद गर्दन पर गिर रही थी। कबीर के शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसी पल उसका फोन अचानक से बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो उस पर काव्या का नाम था। हल्का सा खांसते हुए उसने श्रेया से अपनी नजरें हटाई और फोन उठाया। हेलो काव्या, क्या कर रही हो? जब श्रेया ने काव्या का नाम सुना तो वो कबीर की तरफ देखने लगी। काव्या ने कहा, कबीर, मैंने जो हुआ उसके बारे में बहुत सोचा। मैंने बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात की, प्लीज नाराज मत होना। कबीर ने कहा, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। काव्या ने बड़ा सोच समझकर कहा, मुझे गुस्सा बस इसलिए आया क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। हम इतने सालों से साथ हैं। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। तुम तो जानते हो मैं असुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे ये सोचकर चिंता हो जाती है कि तुम उसके साथ रह रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा से जो भी काम करते हो उसमें दूसरे इंसान के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। तुम हम दोनों के भले के बारे में ही सोच रहे हो। मैं ही समझ नहीं पाई। जब कबीर ने काव्या को ये सब कहते हुए सुना तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। काव्या, हमेशा से ही हमारे रिश्ते में मैंने कमी रखी है। और क्योंकि मैंने अब तक खास कुछ नहीं किया इसलिए तुम सिक्योर फील नहीं कर पाती। जो भी हो, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू काव्या, कबीर ने कहा। इस वक्त श्रेया पहले ही अपने बाल तौलिए से सुखा चुकी थी और ब्लो ड्रायर लेने जा रही थी। जब उसने अपनी टांग हिलाई तो उसको हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद गिरते समय उसको चोट लग गई होगी। उसको धीरे धीरे छोटे कदम लेकर चलते हुए देखकर कबीर गुस्से से उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद गिरते वक्त मुझे चोट लग गई होगी। मैं दवाई लगा लेती हूँ। श्रेया उठी और मेज का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कबीर काफी देर तक उसको खड़ा होकर बस देखता रहा। जब उसको लगा यह अभी भी चलना चाहती है तो वह कुछ कदम चलकर उसके पास गया और कहा, रुको, लापरवाही से मत चलो। जब उसने ये कहा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक बाजू उसकी कमर पर डाली और उसको गोद में उठा लिया। अरे! श्रेया की दोनों टांगें एक ही पल में हवा में थी।
उस वक्त श्रेया को कबीर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसमें कोई भी कमी नहीं थी, एकदम परफेक्ट। श्रेया ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? चुप करो तुम और हिलो मत बेवकूफ। उसने झुककर श्रेया की तरफ देखा और कहा। श्रेया का दिल तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि कबीर सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी हिली डुली नहीं। उसने एक इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, बस उसने कबीर को सिर ऊपर करके देखा। जब उसने उसे एक सोफे पर उतार दिया, श्रेया के टखने पर चोट का निशान बहुत साफ नजर आ रहा था। कबीर ने हैरानी से उसको कहा, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने साल जिंदा कैसे बच गई, जब तुम एक छोटे से बाथटब से इतनी चोट खा सकती हो। श्रेया ने बेखट के कहा, मुझे मुश्किलों में रहने की आदत है, मैं ऐश की जिंदगी नहीं जी सकती। ठीक है। कबीर ने दोबारा उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा, तो अब इसकी आदत डाल लो। अभी तुम्हें कुछ साल और यही जिंदगी जीनी है। श्रेया का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। जब उसने सोचा कि उसको कुछ साल और कबीर के साथ रहना है, तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था। श्रेया और कबीर की कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए जुड़े रहे। एपिसोड 23। एक अच्छा पति। कबीर ने पास रखी एक घंटी दबाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हिलना मत, बस इस घंटी को बजा देना और एक नौकरानी आ जाएगी। पहली बार वो इस तरह खुद श्रेया को सब कुछ समझा रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसको अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है। उसने उस बटन को देखते हुए हैरानी से कहा, अमीर होना कितना बढ़िया है न, तुम सारा दिन बिना हिले एक जगह पड़े रह सकते हो और फिर भी तुम भूख से मरोगी नहीं। कबीर ने उसको देखा और कहा, फिलहाल तुम खुद भी एक अमीर इंसान हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। श्रेया ने कहा। कबीर बोला, मेरे जैसा अमीर पति होते हुए तुम काफी अमीर हो। जब श्रेया ने यह सुना तो उसे अपने सीने में एक गर्माहट महसूस हुई, पर फिर उसे याद आया कि ये केवल कुछ वर्षों के लिए होगा, इसलिए उसने कहने से पहले थोड़ा विचार किया। इसे भूल जाओ, अगर मुझे सचमुच इस तरह ऐश में रहने की आदत हो गई तो हमारे डिवोर्स के बाद एक कठिन जीवन जीने की आदत नहीं डाल पाऊंगी। कबीर ने उसे निराशा में देखा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। बेशक, श्रेया ने कहा। कबीर ने थोड़ा सोचा, उसे देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तलाक देने के बाद भी बड़ी रकम दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक मुश्किल जिंदगी जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी, तब की तब देखेंगे। किसी वजह से कबीर को उसके शब्दों से चिढ़ हुई। फिर नौकरानी अंदर आ गई। कबीर ने नौकरानी से कुछ मरहम लाने को कहा। जल्दी ही वो मरहम लेकर आ गई। जब श्रेया अपने मन की बात कबीर को बता रही थी कि लाइफ कैसे अमीर लोगों के लिए सुविधाजनक है, कबीर पहले से ही नीचे झुक गया और एक हाथ से उसका पैर खींच लिया। हैरान श्रेया ने तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगी। हिलो मत, कबीर ने गुस्सा करते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और इस लड़की को घूरा जो कि उसकी बात नहीं मान रही थी। कबीर ने कहा, क्योंकि आप पहले ही गिर गई थी तो अब आप चुपचाप शांति से बैठी रहो। श्रेया जहां थी वहीं जम गई। उसने कबीर को अपने टखने को अपनी लंबी उंगलियों से ध्यान से पकड़ते हुए और दवाइयां लगते हुए देखा। अपने सिर को थोड़ा झुकाकर कबीर ने श्रेया की चोट पर मरहम लगाया। उसको अपने सीने में गर्मी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। एक गंभीर आदमी निश्चित रूप से और भी अधिक सुंदर लग रहा था। श्रेया को कभी ऐसी पोजीशन में और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। वो बिना मजाक के मुस्कुराते हुए बोली, मैं यह खुद भी कर सकती हूँ।
तो तुम्हें किसी और के अपना ख्याल रखने की आदत भी नहीं है। कबीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूं, कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा है। एक दूसरे की लव लाइफ में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बाकी सब चीजें एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह ही करनी है। श्रेया बस मुस्कुराते हुए उसको देखती रही। उसको लगा कि कबीर से शादी करना बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं था। हालांकि वो किसी और से प्यार करता था। उनके साथ में बिताए हुए दिन बहुत अच्छे और यादगार है। कबीर ने बड़े ध्यान से उसको दवाई लगाई। हालांकि उसकी हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन वो भारी बिल्कुल भी नहीं थी। जब उसने पहले उसको उठाया था तो उसको लगा था कि वो बहुत हल्की थी और उसमें कोई खास वजन नहीं था। श्रेया के छोटे छोटे पैरों की तरफ देखकर कबीर ने सोचा कि उसके पैर कितने क्यूट हैं। उसके पैरों की उंगलियां एकदम गोल-मोल थी। जब वो धीरे धीरे उसको दवाई लगा रहा था तो उसका दिल भी धीरे धीरे धड़क रहा था। जब श्रेया ने देखा कि कबीर के हाथ काफी धीरे चलने लगे हैं तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? कबीर ने सिर उठाया और कहा, नहीं, अब ठीक है। उसको मरहम लगाने के बाद वो उठा और सीधा उठकर दवाई का डब्बा लेकर बाहर चला गया। श्रेया ने झुककर अपनी चोट को देखा। कबीर ने सच में बहुत ध्यान से मरहम लगाया था। उसने मरहम भी इतनी खूबसूरती से लगाया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको बस जरा सी चोट ही आई। अगले दिन वो फिर से उछल कूद करने लग गई। जल्दी ही उसके नाटक की शूटिंग भी शुरू हो गई। उस दिन श्रेया बहुत जल्दी सेट पर पहुंच गई। जब तक उसने अपनी कस्टूम पहनी तब तक धीरे धीरे सभी लोग वहां पहुंच गए थे। जाहिर सी बात है, देवेश कपूर बहुत देर से सेट पर आया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, बहुत सारे लोग शोर मचाते हुए उसका पीछा करने लगे। पास में एक असिस्टेंट बैठी हुई थी जो एकदम मोहित होकर देवेश को देखते हुए बोली, देवेश असल जिंदगी में टीवी से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, उसका फेस भी काफी छोटा लगता है और उसकी आंखें भी काफी सुंदर हैं। श्रेया ने सिर उठाकर देवेश की तरफ देखा और कहा। श्रेया ने मन ही मन सोचा, कपूर खानदान के जीन्स काफी अच्छे हैं, देवेश भी काफी हैंडसम था। अब श्रेया की बारी थी उस कॉस्ट्यूम में दौड़कर देखने की। वो जल्दी से उठी और दौड़कर देखा। पुराने जमाने की भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनकर चलना काफी मुश्किल था। यह काफी बड़े बजट का शो था। उसकी कॉस्ट्यूम पर काफी काम हुआ था। जब श्रेया आवाज करते हुए कॉस्ट्यूम में दौड़ रही थी तो उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। ओहो, आपने नीति शर्मा की ड्रेस पर पैर रख दिया, किसी ने पीछे से आवाज लगाई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीति अपनी ड्रेस को जमीन से उठा रही थी। उसने श्रेया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। श्रेया ने दिल से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दो नीति। नीति ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, तुम ही वो रुकी एक्ट्रेस हो न जो कृषाला का रोल कर रही है? जी, श्रेया ने जवाब दिया। नीति काफी शांत स्वभाव की थी। उसने श्रेया के कंधे थपथपाते हुए कहा, तुम बुरी नहीं हो, मुझे तुमसे काफी उम्मीद है। मुझे लगता है तुम काफी अच्छा करोगी। नीति से इस तरह का प्रोत्साहन मिलने के बाद श्रेया काफी खुश थी। थैंक यू नीति। बहुत जल्दी ही नीति वहां से अपनी असिस्टेंट और स्टाफ के साथ चली गई। वहां मौजूद सभी लोगों को अभी तक डर लग रहा था। उसके वहां से चले जाने के बाद उन्होंने श्रेया को कहा, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? वो तो शुक्र है कि नीति मैम बहुत अच्छी है और शांत स्वभाव की है। श्रेया को भी वो काफी अच्छी लगती थी।
उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ सच में नीति मैम बहुत अच्छी है, बेशक वो इतनी ज्यादा फेमस हैं। इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए सिर्फ एक सुंदर चेहरा ही नहीं चाहिए बल्कि लोगों से बात करने की कला भी आनी चाहिए। श्रेया ने जल्दी ही अपने सीन्स की शूटिंग पूरी कर ली। अपना काम हो जाने के बाद उसने कुर्सी ढूंढी और बैठकर आराम करने लगी। वो एक छोटी एक्ट्रेस थी, दूसरों के मुकाबले जिनके पास उनकी देखभाल करने के लिए असिस्टेंट और मैनेजर्स थे। दूसरी तरफ अकेले बैठे रहना बहुत आरामदायक था। स्क्रिप्ट पढ़ते और आगे की कहानी के बारे में सोचते समय वो बहुत गंभीर दिख रही थी। अपने सीन्स की शूटिंग होने के बाद जब देवेश पीछे मुड़ा तो उसने श्रेया को अकेले बैठे हुए देखा। जब वो अपना सिर नीचे करके स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तो देवेश को वो काफी दिलचस्प लगी। उसने उन्हें रुकने के लिए इशारा किया और असिस्टेंट से अपनी बात कही। मैं अंदर कमरे में नहीं जा रहा हूँ, क्या वहाँ है? मेरे लिए वहाँ पर कुर्सी शिफ्ट कर दो, मैं वहीं बैठ जाऊंगा। असिस्टेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, सर ये छोटे एक्ट्रेस के रेस्ट करने की जगह है। मैं भी एक छोटा अभिनेता हूँ, जो करने के लिए कहा है वो करो, बिना मतलब की बकवास मत करो, देवेश ने कहा। उसने पहले से ही चलना शुरू कर दिया। अरे श्रेया, उसने अपना सिर नीचे किया और उसे बुलाया। श्रेया ने सिर उठाया। जब उसने देखा कि वो देवेश कपूर था तो वो चौंक गई और जल्दी से खड़ी हो गई। देवेश सर। अरे अरे उठो मत, बैठ जाओ, बाद में हमारे कुछ सीन्स साथ में हैं, मैं तो तुम्हारे साथ रिहर्स करने के लिए आया था। ओह ठीक है सर, लेकिन क्या बाद में हमारे साथ में सीन है? श्रेया को याद आया कि उनके सीन तो कल फिल्माए जाने थे। देवेश मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं आज फ्री हूं, इसीलिए हम आज एक सीन एक्स्ट्रा शूट कर रहे हैं। श्रेया ने उस पर संदेह नहीं किया। उसने देवेश को देखा और अपनी स्क्रिप्ट उठा ली। ईपी 24 फ्लर्ट। श्रेया ने सीरियसली देवेश के साथ रिहर्सल करनी शुरू कर दी। देवेश ने श्रेया की तरफ देखा तो उसने देखा कि श्रेया तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, जैसे वो वहां हो ही नहीं। देवेश ने एक हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाई और श्रेया को ध्यान से देखा। जब श्रेया ने देखा कि देवेश रुक गया तो श्रेया ने कंफ्यूज होकर पूछा, देवेश सर, आप मुझको ऐसे क्यों देख रहे हैं? देवेश ने पूछा, क्या मैं हैंडसम नहीं हूं? हैरान होकर श्रेया ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवेश ने पूछा, तो फिर तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं रही हो? श्रेया ने अपनी स्क्रिप्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट भी तो देखनी है। तो मतलब ये सच है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैंने कुछ गलत किया क्या? देवेश ने खुद में ही सोचा कि क्या स्क्रिप्ट उससे भी ज्यादा आकर्षक है। श्रेया ने हैरान होकर जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो हमेशा से पसंद है सर, आप तो सबके लिए रोल मॉडल हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। देवेश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो कल से तुम्हें मेरे आगे पीछे घूमना चाहिए। मुझे चाय पानी दो, मेरे लिए खाना बनाओ। क्या? श्रेया ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए? देवेश ने कहा। श्रेया ने कहा, लेकिन अगर मैं यह सब करूंगी तो आपके असिस्टेंट को पीछे हटना नहीं पड़ेगा। ओह, तो ये सब तुम दूसरों के बारे में सोच के नहीं कर रही हो? श्रेया ने कहा, जी हाँ सर, वरना मैं हर जगह आपको फॉलो करना शुरू कर देती। मैं सच कह रही हूँ सर। देवेश ने कहा, चलो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेता हूँ। श्रेया ने जल्दी से मुस्कुरा दिया। देवेश ने कहा, बस तुम तो रोने से भी ज्यादा भद्दी लग रही हो। श्रेया के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। उसको इस तरह से मस्ती मजाक में देवेश से बात करना काफी कंफर्टेबल लग रहा था।
देवेश के बारे में जो बातें श्रेया ने सुनी थी वो उनसे काफी अलग था। उसके साथ घुलना मिलना इतना मुश्किल भी नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि फिर न्यूज़ में ये सब क्यों दिखाया जाता है कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, किसी को बुलाता नहीं, उसे घुलना मिलना बहुत मुश्किल है, वो तो असल में काफी फ्रेंडली है। जब देवेश के सीन की शूटिंग शुरू होने वाली थी, वो तभी दोबारा उठा। उसने डायरेक्टर को पहले ही कह दिया था, क्योंकि वो आज फ्री है तो श्रेया के साथ जो सीन कल शूट होने थे वो आज ही कर सकते हैं। उसके और श्रेया के सीन में बिल्कुल प्यार मोहब्बत नहीं थी। उनके सीन मित्रता और आपसी भाईचारे के थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही रिहर्सल कर ली थी। एक ही बार में सीन शूट हो गया। निर्देशक ने जल्दी से देवेश की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, आपने एक ही बार में सीन खत्म कर दिया, बहुत ही उम्दा एक्टिंग। देवेश को हमेशा से ही ऐसी तारीफें सुनने की आदत थी। बिना कोई फर्क पड़े उसने असिस्टेंट के हाथ से पानी का ग्लास लिया और खत्म करने के बाद बोला, नहीं, मुझे लगता है कि श्रेया एक अच्छी अदाकारा है। उसके साथ काम करने में मुझे काफी मजा आया। शी इज रियली गुड। निर्देशक कुछ देर के लिए जम गया और फिर उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, यही हुनर देखकर तो हमने उन्हें ये मौका दिया है। हालांकि इनका पोर्टफोलियो नकली था, लेकिन इनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। यह काफी अच्छा कर सकती है। यह सुनकर श्रेया ने शुक्रिया करते हुए देवेश की ओर देखा। उसके शुरुआती दिनों में इस तरह थोड़ी सी भी हौसला अफजाई उसके लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू देवेश सर, थैंक यू डायरेक्टर सर, उसने जल्दी से कहा। देवेश ने श्रेया की तरफ देखा और कहा, मुझे सर क्यों बुलाती हो? मुझे सिर्फ देवेश कहकर बुलाओ। श्रेया ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। श्रेया को देवेश और भी अच्छा लगने लगा था। दूसरी तरफ डायरेक्टर उनके पीछे खड़ा होकर देख रहा था कि अभी उधर क्या हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये नई एक्ट्रेस काफी लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देवेश किसी से बात तक नहीं करता, वो इस कल की आई हुई लड़की के लिए इतना सोच रहा है। जब उसने उसको इस रोल के लिए चुना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी इमेज इस रोल के लिए सही थी। वो देखने में काफी ताजा और आसानी से न भूलने वाली थी। लेकिन देवेश उसको इस तरह से अहमियत देगा, ये डायरेक्टर ने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही शूटिंग खत्म हुई तो अचानक से ही श्रेया को कबीर का फोन आया। हैरान होकर उसने फोन उठाया, क्या हुआ? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, कबीर ने कहा। श्रेया थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर जल्दी से वहां का एड्रेस बताया। जल्दी ही कबीर वहां पहुंच गया। आज वो अलग गाड़ी में था। बेंटली वह बाकी गाड़ियों की तरह चमकीली नहीं थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट जिस पर 12,321 लिखा था, फिर भी भड़कीली थी। ये कैसी अजीब सी चीजें पसंद आती हैं, इसको श्रेया कार में बैठ गई और उसको पूछा, क्या हुआ? तुम एकदम से मुझे लेने कैसे आ गए? कबीर ने उसकी तरफ देखा। अभी अभी उसकी शूटिंग खत्म हुई थी, इसीलिए अभी भी उसके चेहरे पर मेकअप था। वो किसी बहुत सुंदर कमल के फूल की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ देखते हुए कबीर ने कहा, कपूर फैमिली चाहती है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आ गया। ओह, तो ये बात है। श्रेया आराम से बैठ गई और पूछा, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे? सच में सब ठीक तो रहेगा न? कबीर ने कहा, तुम्हें आज नहीं तो कल उनसे मिलना तो है ही, तो तुम्हें इतनी चिंता किस बात की है? श्रेया ने कहा, अगर उनको मैं पसंद नहीं आई तो आ जाओगी? कबीर ने कहा।
कबीर ने मन ही मन सोचा उनको काव्या के अलावा कोई भी पसंद आ जाएगी। कपूर फैमिली का बंगला कबीर के घर से भी बड़ा था। श्रेया को बहुत घबराहट हो रही थी। उसको इतना घबराया हुआ देखकर कबीर ने कहा, मेरे घर वाले तुम्हें खा नहीं जाएंगे, शांत हो जाओ। श्रेया ने कहा, मैं पहली बार अपने ससुराल वालों से मिल रही हूँ, घबराहट तो होगी ही। कबीर मुस्कुरा दिया, अच्छा तो तुम्हें घबराहट भी होती है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। श्रेया ने कहा, ऑफ कोर्स मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी का रोल निभाऊंगी, लेकिन इस ड्यूटी में तुम्हारे घर वालों को खुश करना भी आता है। फिर श्रेया ने अपने सामने एक बड़ा सा लोहे का गेट खोलते हुए देखा। एक बटलर ने उनका स्वागत किया। आइए सर, आइए मैडम। बटलर बड़ी इज्जत से दोनों को अंदर ले गया। जब श्रेया ने घर के अंदर इतनी कड़ी सिक्योरिटी देखी, उसको और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। घर में फर्शा संगमरमर पत्थर चमक रहा था। घर का इंटीरियर डिजाइन भी नए जमाने का था। उन्होंने कुछ कदम ही घर में रखे थे, ये एक बहुत एलिगेंट औरत उनके सामने आई। तुम श्रेया हो, फाइनली हम मिल रहे हैं। कबीर ने तो तुम्हें छिपा कर रखा है, वरना मैं कब की तुमसे मिलने आ गई होती। उसने श्रेया के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। कबीर ने श्रेया को बताया, ये मेरी माँ है। जब श्रेया ने ये सुना तो जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, माँ। उसके मुंह से माँ सुनकर कविता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बहुत प्यारी हो बहू, अब तुमने मुझे माँ कहा है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक नौकरानी जल्दी ऐसी लाल लिफाफा लेकर उनके पास आई जो उन्होंने पहले से ही तैयार किया था। श्रेया हैरान थी और उसको थोड़ी शर्म भी आ रही थी। कबीर वहां खड़ा रहा और श्रेया को देखकर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि ये उनके परिवार का कोई रिवाज होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया माँ। आओ मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाती हूँ। कविता ने कहा। वो श्रेया को अपने साथ एक बुजुर्ग आदमी के पास ले गई जिनके सर पर सफेद बाल थे और वो देखने से ही काफी इज्जतदार लग रहे थे। ये तुम्हारे दादाजी हैं। श्रेया ने उनको नमस्ते कहा। कबीर ने भी बड़ी इज्जत से उनको दादाजी कहकर बुलाया। जल्दी ही श्रेया के हाथ में एक और लाल लिफाफा था। अशोक ने श्रेया की तरफ देखा। हालांकि पहली बार उन्होंने श्रेया को देखा था, उनकी आंखों में एक संतुष्ट दिखाई दे रही थी। बहुत अच्छा, कबीर के साथ हमेशा खुश रहना। EP 25 कबीर के घर पर लड़ाई। कविता ने पीछे से कहा कि अपनी मैडम को नीचे ले आओ, पहले कपड़े बदलने के लिए। कबीर तो कुछ सोचता ही नहीं, उसके कपड़े कितने टाइट है, वो अगर घर पे ये पहनेगी तो कितनी तंग रहेगी। जल्दी से नौकरानी श्रेया को इज्जत के साथ कपड़े चेंज कराने के लिए अपने साथ ले गई। जब कबीर उसे जाते हुए देख रहा था तो उसने अपने दादाजी को कहते हुए सुना, ये लड़की बुरी नहीं है। कबीर ने कहा, क्या आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यह काव्या नहीं है? अशोक ने उसकी तरफ देखा और कहा, उसको एक नजर देखकर ही तुम बता सकते हो वो कितनी असली और सच्ची है। तुम्हारी उस काव्या के मुकाबले एक स्वर्ग है और दूसरी सिर्फ धूल। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये लड़की देखते ही पसंद आ गई। तुम्हारे दादाजी ने कभी भी किसी की तारीफ नहीं करी। अगर वो कह रहे हैं कि ये लड़की अच्छी है तो मतलब सच में यह लड़की काफी अच्छी होगी। कविता की बात सच थी। अशोक जी लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल थे। उनको आसानी से कोई पसंद नहीं आता था और वो बहुत कम किसी की तारीफ करते थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी कि श्रेया को देखते ही उन्होंने उसकी तारीफ की। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि श्रेया इतनी आसानी से सबका प्यार पाने में सफल हो जाएगी। कविता ने कहा, तुम लोग आ ही गए हो तो आज रात यहीं रुक जाओ। श्रेया को यह सुनकर झटका लगा।
उसने जल्दी से कबीर की तरफ देखा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कबीर इतनी आसानी से वहां रुकने के लिए हाँ कह देगा। उस वक्त श्रेया के दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे। जब कबीर उसको कमरे में ले गया और दरवाजे बंद हो गए, तब उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कबीर से पूछा, हमें यहाँ क्यों रुकना है? कबीर ने पूछा, क्यों यहाँ रहने में कुछ गलत है क्या? श्रेया बोली, ऑफ कोर्स, मुझे यहाँ रहने की आदत नहीं है। कबीर ने उसको देखा और कहा, और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर उनको ये कहें कि हमें घर वापस जाना है, तो क्या उनको शक नहीं होगा कि ऐसा क्या है जो हम उनसे छुपाना चाहते हैं? श्रेया ने कहा, हम जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी अभी शादी हुई है, हम रात को बहुत शोर करते हैं, तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। कबीर ने कहा, यहाँ सारे कमरे साउंड प्रूफ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया को और कुछ समझ नहीं आया। उसने उसको देखते हुए सोचा कि यही तो बात है, इससे अच्छा तो कोई भी अजीब वो गरीब बहाना करके हम यहाँ से चले जाते, लेकिन उसने तो बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ बोल दिया। श्रेया ने एक नज़र कबीर को देखा और फिर कमरे में अपनी नजरें फिराई। ये कमरा तो कबीर के घर के कमरे से काफी बड़ा है। उसमें एक स्टडी रूम था और एक बड़ी कुर्सी, लेकिन इधर सोफा नहीं था। श्रेया ने अपने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगी कि ये लोग सोएंगे कैसे। लेकिन कबीर ने पहले ही अपनी जैकेट उतार दी थी। उसने बेड की तरफ देखते हुए कहा, मैं आज फर्श पर सो जाऊंगा, तुम बेड पर सो जाना। यह सुनते ही श्रेया के दिल की धड़कन थम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर सामने से जमीन पर सोने की बात कहेगा। यह बात उसके दिल को छू गई। उसको थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। उसने कहा, क्यों न मैं फर्श पर सो जाऊं, वैसे भी मुझे और कंबल डालने ही है। जैसे ही उसने यह कहा, वो अलमारी की तरफ गई और उसे खोला। वहां पर उसको कबीर के बहुत सारे कपड़े टंगे हुए मिले। वो सारे के सारे बहुत सुंदर और बहुत महंगे थे, लेकिन अलमारी में एक भी कंबल नहीं था। हे भगवान, इसके परिवार ने यह जानबूझकर किया होगा। श्रेया विश्वास नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, मैं जमीन पर नहीं सो पाऊंगी। यहाँ पर एक ही बेड है, क्यों न हम किसी से कहकर एक और मंगवा ले। कबीर ने कहा, क्या तुम साफ साफ उनको बता देना चाहती हो कि हम अलग अलग सोते हैं? श्रेया ने कहा, तो अब हम क्या करें? श्रेया को इस तरह खुद से दूरी बनाए रखने के लिए इतना ज्यादा बोलते हुए देखकर उसको इरिटेशन हो रही थी। कबीर ने अपनी जैकेट उतारकर बेड पर फेंक दी और कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो सोने जा रहा हूं। श्रेया ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा, पहले तो ये बड़ा बोल रहा था कि जमीन पर सो जाएगा। अब जब पता चला कि कोई कंबल नहीं है, तो यह मेरे से बेड के लिए लड़ेगा। श्रेया ने कहा, नहीं, मुझे भी बेड पर सोना है। तुमने यहाँ रुकने के लिए हाँ की थी न, तो अब तुम सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। श्रेया को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी दिक्कत सॉल्व नहीं कर सकता। यह सब कहते हुए वो जल्दी से कंबल पर कूद गई। उसने पूरा कंबल अपने ऊपर लपेट लिया और सारे बेड पर इधर उधर लौटने लगी। उसके बाद उसने कबीर को देखते हुए कहा, ये बेड इस वक्त पूरी तरह से मेरी बदबू और बैक्टीरिया से सना हुआ है। क्या तुम अब भी यहाँ सोना चाहते हो? ये कहते हुए उसने अपने हाथ को चाटा और कंबल पे रगड़ दिया, क्योंकि वो किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती थी। कबीर ने उसको घूरते हुए कहा, श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो? श्रेया ने अपना सिर ऊपर करा और कहा, क्या तुमने कभी देखा नहीं कि डॉग्स कैसे अपना इलाका नापते हैं? वो वहां पर सूसू करके जताते हैं कि वो उनका इलाका है। मैं भी वही कर रही हूं, अब ये बेड मेरा है।
कबीर ने कहा, मैं ये जो तुम अभी कंबल के साथ कर रही थी उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपना इलाका जता रही थी उस पर, क्यों तुम्हें चाहिए? तुम सिर्फ ये सोचने भर से कि कैसे उसने अपना कंबल पर साफ कर दिया। कबीर को बहुत अजीब लग रहा था। उसने घूर कर उसकी तरफ देखा, दरवाजा खोला और वहां से चला गया। श्रेया ने अंदर से जोर से हंसते हुए कहा, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं हो। खुद पर नाज करते हुए वो इधर से उधर बेड पर लोट-पोट हो रही थी। लेकिन फिर दोबारा दरवाजा खुला और कबीर गुस्से में अंदर आया। श्रेया को 1 मिनट के लिए अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और जल्दी से बोली, कबीर, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन कबीर जल्दी से सीधा बेड पर कूद गया। उसने श्रेया को अपने कंधों पर उठा लिया। वो अच्छा खासा लंबा और जानदार था। उसके कंधों पर श्रेया इधर उधर हाथ पैर मार रही थी और नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। वो अपने छोटे हाथों से उसको मुक्के मार रही थी। लेकिन कोई फायदा नहीं। दरवाजा खुला और श्रेया 2 मिनट में उस छोटे से स्टडी रूम में पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने दरवाजा बंद होते हुए देखकर उसने गुस्से में जोर जोर से दरवाजे को पीटा। कबीर, तुम एक मर्द हो या नहीं? तुम एक लड़की से एक बेड के पीछे लड़ रहे हो? कबीर ने मुंहफट होकर जवाब दिया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से एक लड़की जैसी हो। और भी गुस्से में आकर श्रेया ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल भी किसी औरत जैसी नहीं हूँ। तुम्हारी वो काव्या है, इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत। हाँ, वो तो है। कबीर ने बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब दिया। यह सुनकर श्रेया का दिमाग खराब हो गया। तो तुम जाकर उसके साथ क्यों नहीं रहते? वो तो तुम कर नहीं सकते, इसलिए मुझ पर दोष जमा रहे हो। यह सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ पड़ा होता। श्रेया ने बेडरूम के बाहर अपने आसपास देखा। उधर बस एक बड़ी सी कुर्सी थी जिस पर सोना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उधर जो कारपेट बिछा था वो बहुत आरामदायक था। वो उस पर बैठ गई। वो काफी मुलायम भी था, लेकिन वो इस तरह सो तो नहीं सकती थी। कबीर, क्या तुम सच में मुझे यहाँ सोने दोगे? यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। उधर कमरे के अंदर श्रेया की आवाज सुनकर कबीर का दिल भी पिघल गया। लेकिन फिर जब उसने बेड की तरफ देखा जिसको श्रेया ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, उसको दोबारा गुस्सा आ गया। उसने कंबल उठाया। उसकी खुशबू अभी भी कंबल में थी, लेकिन वो बहुत भीनी और ताजगी का एहसास दिला रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कबीर, ऐसा बर्ताव कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ करता है? कबीर, क्या तुम सच में इतने पत्थर दिल हो? कबीर ने कंबल को दूर खींचा। उसको याद आया कि उसने अपनी लार तक उस कंबल पर लगाई है। यह याद करके वो और भी अनकंफर्टेबल हो गया। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम स्ट्रांग हो, एक दिन बाहर ठंड में सो भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्रेया ने सच में सारी उम्मीदें छोड़ दी। वहां पड़े हुए उसने निराश होकर सोचा, अब तुम देखना। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल में काव्या है तो तुम दूसरी औरतों से इतना बुरा बर्ताव करते हो। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए।